और छत्तीसगढ़ मानस संगठन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि जिन मंडलियों को मंच नहीं मिल रहा है उन्हें हम मंच दें, या जहां पर लोग बुलाते हैं 1500 देंगे करके और लिफाफे में 1000 रुपया होता है, कहीं पर खाना की व्यवस्था नहीं होती, मंडली वाले अगर थोड़ा सा विलंब से जाए तो उनको वापस रास्ते से लौटा देते हैं, कहीं निर्णायकों की किसी मंडली के साथ अच्छा आत्मीय संबंध है तो वो भेदभाव करते हैं, निर्णय को प्रभावित करते हैं, या फिर कहीं पर मंचस्थ मंडली जो है अपना रटा पीसा जो बात उन्होंने उत्तरकांड के व्याख्यान में जो बातें उन्होंने कही उसी बात को वो राम भारत मिलन में अयोध्याकांड में भी कहते हैं, उसी बात को सब जगह कहते हैं, जिनको हम बड़ी मंडली कह रहे हैं, जिनका नाम है, जो पैसे में जाते हैं। मैंने उन मंडलियों को हर मंच में एक ही बात कहते हुए पाया है, वही गीत और वही उनके भूमिका कहने का अंदाज, वही शैली, वही जहां पर वो बोलेंगे, और ये बड़ी मंडली बन करके घूम रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, और वो करें, आप लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं ये छत्तीसगढ़ मानस संगठन के माध्यम से जो छोटी छोटी बुराइयां हैं वो तो हम लोग समाप्त करेंगे ही। जैसे आप लोगों को जो वास्तविक यात्रा भत्ता मिलना चाहिए जो नहीं मिलती है, जहां पे लोग भेदभाव करते हैं या जहां पे राजनीतिक कुचक्रों में आप फंस जाते हैं, उनको तो हम दूर करेंगे ही, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिसको लेकर के मैंने संगठन की परिकल्पना की है, हम लोग अभी कितने साल तक जिएंगे, व्यक्ति नहीं जानता कि वो कितने साल तक जिएगा। मैं बोल रहा हूं हो सकता है कहीं पे कोई हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो सकता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है आने वाला समय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। आज रासायनिक खाद से युक्त भोजन को हम ग्रहण करते हैं, यानी आज वो टाटा मीरा, कन्फीडोर, इंडेन, वो सल्फान, वो क्या क्या दवाइयां हैं, जिसको 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप के देश, अमेरिका सहित यूरोप के देश जो है वहां पे रासायनिक बम बनाए जाते थे, और वो जो कारखाने विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद खाली हो गए तो वहां पर रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल निर्माण किया गया, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में प्रतिबंधित है, यूरोप के देशों में प्रतिबंधित है, और एशिया महाद्वीप के देश में खासतौर पे भारत जैसे देशों में जो विकासशील देश है वहां अंधाधुंध ढंग से हम लोग उन रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप रोज योग भी करेंगे, रोज प्राणायाम भी करेंगे, रोज आप काजू किशमिश बादाम भी खाएंगे, च्यवनप्राश भी खाएंगे, सब कुछ जिनको शक्तिवर्धक माना जाता है उन वस्तुओं का भी आप सेवन करेंगे, दिनचर्या व्यवस्थित भी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे भी, नहाएंगे धोएंगे भी, सब कुछ आपका व्यवस्थित होगा, फिर भी बहुत सारी बीमारियों से आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि हमें अब लौटना होगा जैविक खेती की ओर, हमें लौटना होगा वर्मी कंपोस्ट खाद की ओर, केंचुआ खाद की ओर, हमें लौटना होगा मिट्टी के बर्तनों की ओर, हमें लौटना होगा डाइनिंग टेबल में बैठ के चम्मच में, कांटेदार चम्मच में जो हम खाते हैं उससे भी बीमारियां हो रही है। जमीन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके खाने की आवश्यकता है। वो सीटी मारने वाले कुकर में जो दाल गल जाता है वो स्वादिष्ट नहीं होता, पोषक तत्व उसमें नहीं होते हैं। फ्रिज में जो बंद सामग्री है जिसको हम खाते हैं वो फायदेमंद नहीं है। भोजन पक जाए तो अधिकतम 2 घंटे के बाद उनको खा लेना चाहिए, 2 घंटे के बाद वो खाने योग्य नहीं रह जाता भोजन, और हम लोग उसको फ्रिज में भर के रखते हैं, हफ्ता भर उसको खाते हैं। फ्रिज यूज करने नहीं आता लोगों को। फ्रिज में कोई सामान अगर आप रखें तो उसको 2 घंटा निकालिए पहले, उसके बाद वो साधारण वातावरण में उनका जो तापक्रम होगा उसके बाद उसको आपको खाना है। तो आजकल हम लोग जल्दबाजी में, यानी सफलता और चरितार्थता में अंतर है। हम लोग सफल तो हो रहे हैं, भौतिक संसाधनों को तो हमने प्राप्त कर लिया है, चंद्रमा में कदम तो हमने धर दिए हैं, विभिन्न उपग्रहों में तो हम जा पहुंचे हैं, मंगलयान बना लिए हैं, कई प्रक्षेपास्त्र हमने बना लिए हैं, लेकिन जो मूल तत्व है, जो मानव के शरीर के लिए जो बनाया गया है, जो हम पंच तत्व से कहते हैं कि हमारा शरीर बना हुआ है, हम पंच तत्वों का बहुत ज्यादा अनुचित उपयोग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, छत्तीसगढ़ मानस संगठन एक स्वदेशी अभियान और एक वेदों की ओर लौटो या भारतीय संस्कृति की जो समृद्ध परंपरा है उस परंपरा की ओर हम लौटने का प्रयास करेंगे। मैंने सभी मानस के कथावाचकों को, कथा उपदेशकों को, टीकाकारों को, व्याख्याकारों को, टीकाकार इसलिए नहीं कहता क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि टीकाकार कौन है, जो चारों युग में टीका है वही टीकाकार है, और चारों युग में कौन टीका है, कोई नहीं टीका है, ऐसा लोग बोल देते हैं। और जिसकी व्याख्या हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गया, नेति नेति ना इति ना इति, यानी जिसकी समाप्ति नहीं हो सकती, उस दिव्य कथा को जो अगम है, जिनको अव्यक्त है, जिनको लोग अपने भक्ति अनुसार कहते हैं, उस कथा को लोग कैसे व्याख्या करेंगे, उनका विश्लेषण विस्तार कैसे करेंगे, तो व्याख्याकार भी कहना उचित नहीं है। तो इसीलिए मैं कह देता हूं कि कथावाचक
जो नीचे लिखा है उसको पढ़ने वाले। तो उनसे मैंने एक निवेदन किया है कि आप ठीक है बोलते हैं उस पर कि प्रथम भगत संतनगर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आपको सबरी का प्रसंग मिला है नौधा भक्ति, आपने नौधा भक्ति के बारे में बता दिया कि ये बातें होनी चाहिए। अब आप उनको जीवन में जोड़िए, प्रसंग को जीवन में जोड़िए। कहने का मतलब ये है कि सुंदरता उनको भामनी कहा गया है। माता सबरी को वृद्ध जो महिलाएं होती हैं उस अवस्था में उनको सुंदर नहीं कह सकते, क्योंकि दांत झड़ चुके होते हैं, बाल श्वेत हो चुके होते हैं, झुर्रियां हो जाती हैं और कपोल दबे हुए होते हैं, पिचके हुए होते हैं। उस अवस्था को लोग सुंदर नहीं कहते, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को सुंदर कहा है और संबोधित किया है। तो जीवन की वास्तविक सुंदरता शरीर की सुंदरता नहीं है। जीवन की वास्तविक सुंदरता आपकी मन की सुंदरता है, आपकी आचरण की सुंदरता है, आपके कर्तव्यों की सुंदरता है। और इस सुंदरता को समाज में लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम सुंदर कब होंगे? जब हम उन चीजों को खाएंगे जो खाने के योग्य है। आजकल हम उस चीज को नहीं खाते। सबसे पहली बात तो जो चीज आप भगवान में चढ़ाते हो उसी चीज को आपको खाना पीना चाहिए। क्या आप मांस मदिरा को भगवान में चढ़ा सकते हैं? क्या नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप उसको खाते हैं। जानवरों को के पास वो पकाने की कला नहीं है, वो समझ नहीं है। उनके दांत शिकार करने के लिए बने हुए हैं, उनके नाखून रहते हैं बड़े बड़े, तो वो शिकार करते हैं। लेकिन मनुष्य का दांत उस मांस को खाने, कुतरने, चबाने में अमाशय या छोटी आंत बड़ी आंत सक्षम नहीं है। और फिर उसमें आप गरम मसाला डाल करके पका रहे हैं, ज्यादा तेल फूल डाल करके। छोटी छोटी बातें जिनको हम बहुत महत्व नहीं देते। आज हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। भोजनांते विषम वारी कहा गया है। भोजन अंते, भोजन के अंत में विषम, विष के समान है, वारी पानी। ये महर्षि भागवत का सूत्र है कि हम लोग खाना खाने के पहले भी पानी पी लेते हैं, कई बार खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं, जबकि खाना खाने के 45 मिनट के बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जठराग्नि जो है, जो भोजन को पकाता है, जैसे हम लोग चूल्हे में पकाते हैं, वो अगर उसमें आप पानी डालेंगे तो वो मंदाग्नि हो जाएगा। वहां पे फिर आपको कई तरह की पेट संबंधी परेशानियां होंगी। तो ये सब कुछ कहाँ है जो मैं बात कर रहा हूँ? ये हमारी भारतीय शास्त्रों में है। बाबा रामदेव ने कह दिया तभी हम लोग योग को जाने, ऐसी बात नहीं। पतंजलि का योग शास्त्र है और बहुत सारे योग शास्त्र है। महर्षि भागवत का जीवन उपयोगी सूत्र है। मैं छत्तीसगढ़ मानस संगठन के माध्यम से मानव जाति के उस गौरवशाली इतिहास को पूरा प्रतिष्ठापित करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें व्यक्ति जो है वीर्यवान बनेगा, जिसमें व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके भी उन समस्त इच्छाओं को फलित करेगा जिसके लिए लोग संन्यास धारण करते हैं, जिसके लिए लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, जिसके लिए लोग कंदराओं में, गुफाओं में, गिरियों में जाकर के तपस्या करते हैं। उस दिव्य शक्ति को आप कैसे जी सकते हैं? आप परिवार में रह के, गृहस्थ आश्रम में भी रह के वो सब आप कर सकते हैं। इसके लिए मानसिक स्वच्छता की आवश्यकता है और मानसिक स्वच्छता आपको ये सब ग्रंथों में मिलेंगे, धार्मिक ग्रंथों में मिलेंगे। हमें हमारे अंदर अध्ययन करने की क्षमता, अनुशीलन करने की क्षमता, मनन चिंतन करने की क्षमता जो है उसका निरंतर ह्रास हो रहा है। और छत्तीसगढ़ मानस संगठन प्रयास करेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों को अपने कार्यक्रम में जब विदाई देंगे तो एक पौधा देंगे, एक धार्मिक ग्रंथ देंगे। हम प्रतीक चिन्हों में या किसी ऐसे वैसे चीजों में जो उपयोगी नहीं है उसमें हम खर्च नहीं करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि लोग, जब हम उनको मानस चिंतन पर आधारित, मानस संदर्भित ग्रंथ को भेंट करेंगे तो लोग उनको निरादर नहीं करेंगे, उनको पढ़ेंगे जरूर, कुछ पत्ते जरूर उनके पलटेंगे। और वो जो कुछ पत्ते हैं, कुछ बातें जो उसमें निहित है, उसको अगर वो पलट ले या फिर अपने आचरण में ले आए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि आप पौधे जो होते हैं, अशोक के पौधे नहीं है तो बरगद पीपल के पौधे, उनको आप पैक कर दीजिए, उसको आप किसी को भेंट दीजिए। अतिथियों को आप जो शिल्ड देते हैं उसको अपने घर में रखते हैं, बैठक में हाल में संभाल करके, सजा करके, उनकी और कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर आप पौधे देंगे तो उनको रोपेंगे और उन पौधों से फिर आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या दे रहे हैं और उसका बाद में क्या उपयोग होगा, ये समझने की आवश्यकता है। कुछ मोटी मोटी बातों पर मैं चर्चा करता हूँ। आदरणीय सरपंच जी हैं श्री शंकर लाल नागवंशी जी को आपने सुना। राज्य स्तरीय हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके आकलन दल में बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बस्तर के जितने भी जिले हैं, उंडा गांव है,
इधर नारायणपुर है, बीजापुर है, आपके जितने भी जिले हैं कायकर समेत उन सभी जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आकलनकर्ता दल में है और ये हर साल इस तरह के आयोजन होंगे, उसमें सर जी रहेंगे। आदरणीय देहारी जी हैं, अखिलेश बघेल जी हैं, हमारे कर्मठ सिपाहियों में से आदरणीय उनके जी। इस स्थिति में जहाँ पर राम नाम और राम कथा का विरोध हो रहा है, राम कहने का मतलब वो उत्तर प्रदेश का अयोध्या और अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से पहला पुत्र, ये राम नहीं है। ये तो त्रेता युग का इतिहास है। और क्या राम केवल त्रेता युग में थे? क्या हम राम को थे बोलते हैं? नहीं बोलते, राम है। तो वो राम कौन है भाई? उस राम की बात जो आप कर रहे हो तो सरजू में जल समाधि लेने के बाद साकेत धाम चले गए थे। अभी जिस राम को हम है कह रहे हैं वो कौन राम है? तो मैं हमेशा हर मंच पर एक ही बात कहता हूं कि आपके अंदर ही वो राम है और आपके अंदर ही वो रावण है। रावणत्व यानी अहंकार, सठ विकार, मोह, ये सब कुछ अगर आप करते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, तो आपके अंदर का रावणत्व जाग जाता है। फिर विजयादशमी मनाना होगा, फिर आपको 31 बाण चलाने होंगे। और जहां आपके अंदर दया, प्रेम, सहयोग, समर्पण, सौहार्द, समरसता, सहानुभूति जैसे भाव हो जाते हैं, मानवीय गुण अगर आपके अंदर उभरते हैं व्यवहार के रूप में, उपदेश में नहीं, व्यवहार के रूप में, आपकी जीवन शैली में, ये अगर उभरते हैं, आप उसको जीते हैं, तो आप रामत्व को जी रहे हैं। आपके भीतर का राम जीवित है, राम कभी नहीं हारेगा। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि जो चीज आपको खाने को मन करे या जो चीज आपको करने को मन करे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं होते। भेलपुरी खाने का मन बहुत करता है, इमली का लाटा, इमली को कूट के उसके मिर्च नमक डाल के लोग चाटते रहते हैं, चीज इमली का लाटा बनाते हैं, है नहीं? तो वो चाटते रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन जो औषधि है, कड़वा चीज जो है, जिसको फाका मार के आप खाते हैं, उनको खाने का मन नहीं करता, लेकिन वो आपके लिए क्या है? सुपथ्य है, वो आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके रक्त का शोधन करेगी और उसके बाद उसमें जो आपके शरीर संबंधी जितने भी विकृतियां हैं, दोष हैं, उनका वो समन करेगी। उसमें मतलब वो दोष, बीमारियां समाप्त करने की क्षमता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो संगठन बना है छत्तीसगढ़ मानस संगठन, इसमें एक एक पैसे का आपको हिसाब मिलेगा। सबसे पहली बात, हर पैसे का, इसके पहले कोई जो संगठन बना है उन लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया एक एक पैसे का हम हिसाब दे करके। हम आपके बीच बताएंगे कि कुल मिलाकर के जैसे इसमें पंजीयन हुआ है तो 2677 का इसमें फेयर हुआ है। अभी ये रसीद, ये पंजीयन प्रमाण पत्र कोंडागांव जिला, अंतागढ़, फरसगांव, ये सब दुर्ग कुंडल, जहां से भी आप लोग आए हुए हैं, कायकेर जिला, माकड़ी, ये सब कुछ, सबका पंजीयन प्रमाण पत्र तैयार है, सबका रसीद तैयार है। ये अभी आपको वितरित की जाएगी। हम लोग यहाँ जमीन में बैठ करके राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पे होगा वो जगह निर्धारित करेंगे। इस बीच में माइक से अनाउंसमेंट किया जाएगा और वो प्रमाण पत्र आप लोग लेते जाएंगे जो यहाँ पे मौजूद है, या जिनका आप ले जाना चाहें तो ये यहाँ पे दिया जाएगा आपके 101 रुपया में। एक मोटी सी पत्रिका श्रीराम सेतु, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ की मानस मंडलियों का परिचय होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के उद्घोषक, मंच संचालक, निर्णायक, उनका परिचय होगा, जिसमें साध्वी दीदी मंदाकिनी जी जो है उनका कार्यक्रम अप्रैल में 2 और 3 अप्रैल को उनका कार्यक्रम जो है बलौदा बाजार जिले में होगा। उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है इधर रायपुर और भिलाई में भी होना है। जो राम किंकर उपाध्याय जी जो है, युग तुलसी जिनको कहा जाता है, उनकी उत्तराधिकारी है दीदी मंदाकिनी, तो उनकी शुभकामना संदेश, उनके आशीर्वचन उस पत्रिका में हम देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उसका विमोचन होगा। एक अच्छी पत्रिका है, लगभग 100 रुपए से ज्यादा की उनकी लागत है। ये जो पंजीयन प्रमाण पत्र है वो अगर थोक में हम लोग छपवा रहे हैं 4000 में, तो वो एक 8 रुपये पड़ा है एक वो जो है। तो हम लोग डिटेल करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि कौन सा चीज 8 रुपया पड़ा, कौन सा 2 रुपया पड़ा, कौन सा 60 पैसा पड़ा, और टोटल प्रिंटिंग में कितना खर्चा हुआ। मोमेंटो जो बन रहे हैं 108 लोगों के लिए, उसमें 51 व्याख्याकारों को हम सम्मानित करेंगे। कायकेर जिला से केवल जय मां सोनादाई मानस मंडली 69 दुर्ग कोंडल, यहाँ के लोग ही भाग ले रहे हैं। गौतम देहारी जी वो भाग ले रहे हैं व्याख्याकार के रूप में, बाकी लोग भाग क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ से? जय मां आमाबुद्दीन महिला मानस मंडली की माताएं हमारे बीच यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इधर से कांकेर क्षेत्र से, बस्तर क्षेत्र से ज्यादा आप लोग प्रतिनिधित्व करें। मेरा भी इधर झुकाव है। आदरणीय मंडावी जी के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, बड़े सहज सरल हैं, शिक्षक रहे हैं और बढ़िया सहयोग करते हैं, उनके मन में भेद नहीं होता।
और राम कथा के लिए उन्होंने जो पुण्य प्रयास किया था, उसके आशीर्वाद स्वरूप ही भगवान ने उन्हें आज इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। आदरणीय मंडावी जी को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। मैंने उनके पास प्रस्ताव भी लेकर के हम लोग गए थे गोविंदपुर में। उनका कैकर से जैसे ही निकलो, उनकी ऑफिस है, राजेंद्र ठाकुर जी वगैरह लोग वहां बैठते हैं और वो स्वीकार करेंगे। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ या राजमानस संघ के साथ या किसी अन्य जो नए संगठन बने हैं, मम राजीव लोचन परिषद गरियाबंद या किसी संगठन के साथ हमारा कोई विरोधाभास या कोई दुश्मनी नहीं है और ये नहीं रहेगी भी आगे। अब रहा सवाल, मैडम जी गई थी खट्टी महासमुंद जिला में, हरिओम महिला मानस परिवार आमापारा बालोद, हमारी कोषाध्यक्ष महोदया का कार्यक्रम वहां पे, उधर कुछ और मंच थे, 4 मंच, वहां वो गई हुई थी और उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड बनाया है, परिचय पत्र। उस विजिटिंग कार्ड के पहले तरफ लिखा है हरिओम महिला मानस मंडली आमापारा बालोद, श्रीमती चंद्रिका साहू, और नीचे मोबाइल नंबर। उसमें छत्तीसगढ़ मानस संगठन का मोनो लगा हुआ है, जिसमें भगवान रामचंद्र जी जो है वो धनुष पकड़ करके खड़े हुए हैं, ये वाला मोनो। उसके उस पर लिखा है सीजी तबला